नमस्कार स्टूडेंट्स। कल हमने वेव के प्रोग्रेसिव वेव के लिए हमने इक्वेशन पढ़ी थी। प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन से हमने स्लोप के बारे में स्टडी की थी और जर्नल इक्वेशन भी हमने वेव की पढ़ी थी। आज हम स्टडी करेंगे किसी ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी क्या होती है और इसके अलावा लॉन्गिट्यूडनल वेव की वेलोसिटी क्या होती है, एनर्जी क्या होती है और उसकी इंटेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं। इन सब बातों पर हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है स्पीड ऑफ वेव इन ए स्ट्रिंग। ओके, जो एक ट्रांसवर्स वेव के लिए है, स्पीड ऑफ वेव इन ए स्ट्रिंग। इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी की बात। ओके, लॉन्गिट्यूडनली एक ट्रांसवर्स वेव के लिए हम बात करते हैं। आप एक स्ट्रिंग लेते हैं, उससे कोई वेट लटकाते हैं जिससे उसमें एक टेंशन क्रिएट करते हैं और उसे बीच से पकड़कर धीरे से डिस्टर्ब करके छोड़ते हैं, तो उसके अंदर एक वेव क्रिएट होती है और वेव कुछ इस तरह से क्रिएट होती है। क्लियर? आप इसके अंदर वेलोसिटी डिफाइन करने के लिए एक छोटा सा इसका एलिमेंट्री पार्ट लेते हैं। इस छोटे से एलिमेंट्री पार्ट को आप अलग से लेते हैं। मान लीजिए हमने ये छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट लिया, ये एक सर्कुलर पार्ट था जिसका सेंटर आपके पास ये रहा और इसकी रेडियस मान लीजिए r है। इस एलिमेंटल पार्ट का एंगुलर पोजीशन क्या है, d थीटा। स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन क्रिएट की थी वो T थी, जो यहाँ पर स्ट्रिंग में टेंशन इसकी टेंजेंशियली लेंथ के अलॉन्ग रहेगी। ये पार्ट की लेंथ आपके पास डेल एल है। तो इतने पार्ट को जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कराएगा, इस टेंशन का एक कंपोनेंट। मैं यहां से एक वर्टिकल सिमेट्रिकल लाइन लेता हूं, ये भी डी थीटा बाय 2, ये भी डी थीटा बाय 2। अगर ये डी थीटा बाय 2 है तो ये भी आपके पास डी थीटा बाय 2 हो जाएगी। तो उस केस में आप देखेंगे ये 90 माइनस डी थीटा बाय 2, ये वापस डी थीटा बाय 2 होगा, जिससे ये कंपोनेंट आपके पास क्या बनेगा, टी कॉस डी थीटा बाय 2 और ये कंपोनेंट बनेगा टी साइन डी थीटा बाय 2। ऐसे ही आप यहाँ की बात करेंगे, यहाँ टी साइन डी थीटा बाय 2 इधर आ जाएगा और इधर का कंपोनेंट टी कॉस डी थीटा बाय टी कॉस डी थीटा बाय 2 कैंसल टू टी कॉस डी थीटा बाय 2, बट टी साइन डी थीटा बाय 2 both component resultant of both component provide the necessarily centripetal force which is the requirement of a circular motion. Okay, तो आप लिख सकते हैं यहाँ से इसका मास डेल एम इंटू ए सी इक्वल टू क्या होगा, 2t साइन डी थीटा बाय 2। आपने एक स्मॉल एलिमेंट लिया है, फॉर स्मॉल एंगल आपको पता है साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। मास के लिए आप लिख सकते हैं इफ द मास ऑफ unit length is mu, then आप dm को क्या लिखेंगे, mu into dl लिख सकते हैं। dl क्या है, लेंथ ऑफ आर्क। इफ द रेडियस इज r, then लेंथ ऑफ आर्क को क्या लिखेंगे आप, r d थीटा, then it is mu r d थीटा। इसे आप पुट करेंगे, आपके पास क्या आया, mu r d थीटा। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, वेलोसिटी स्क्वायर बाय आर। वेलोसिटी क्या है, इस डिस्टर्बेंस की, इस वेव की वेलोसिटी, जो यहाँ पर क्या थी, ये थी टेंजेंशियल थी। उस केस में आप लिख सकते हैं इक्वल टू 2t डी थीटा बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, r से r कैंसिल, तो आपके पास म्यू वी स्क्वायर इक्वल टू टी, तो v इक्वल टू क्या हो गया, रूट टी बाय टी क्या है, टेंशन इन स्ट्रिंग, और म्यू क्या है, मास ऑफ यूनिट लेंथ। तो इनके रेशियो का रूट क्या हो जाता है आपके पास, उसकी वेलोसिटी हो जाएगी, पार्टिकल की वेव की वेलोसिटी होगी किसमें, एक ट्रांसवर्स वेव के अंदर। मेरी बात क्लियर? अगर ट्रांसवर्स वेव में वेलोसिटी ये हुई है तो हम यहाँ से एनर्जी की बात भी कर लेते हैं। अगर हम एनर्जी की बात करें इस वेव के लिए, इसका क्वेश्चन मैं बाद में देखता हूं, पहले एनर्जी की बात कर लेते। एनर्जी की अगर हम बात करें यहां से, तो आप कह सकते हैं इस छोटे एलिमेंट के लिए इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। इस छोटे से एलिमेंट के लिए जब आप काइनेटिक एनर्जी देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हम वेव की नहीं देख रहे, यहाँ पर मीडियम पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी देख रहे हैं।
काइनेटिक एनर्जी 1/mv² होता है, लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे, dk इक्वल टू 1/2 dm vp²। p क्या है, पार्टिकल वेलोसिटी। अगर हम थोड़ा पीछे जाए तो हमने कल क्या पढ़ा था, vp इक्वल टू माइनस a ओमेगा कॉस kx माइनस ओमेगा t, और dm हमने अभी पढ़ा है। अगर मैं dx लेंथ की बात करूं तो dx लेंथ के लिए मास क्या हो गया, म्यू dx। तो इन दोनों को पुट करेंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी, एक छोटे से पार्ट dx के अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 1/2 म्यू dx a² ओमेगा स्क्वायर, व्हाट इज ए इज एम्पलीट्यूड, एंड cos स्क्वायर kx माइनस ओमेगा टी। आप कह सकते हैं एट एनी टाइम t इक्वल टू 0 पर आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2 म्यू a² ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर kx इंटू dx। ये एक एलिमेंटल पार्ट की एनर्जी आई है। अलग अलग पॉइंट पर पार्टिकल वेलोसिटी अलग अलग होगी। अगर हम इस टाइप की सारी एनर्जी को जोड़ देते हैं तो एक पूरे साइकिल के अंदर, एक साइकिल के अंदर जिसकी लेंथ क्या होती है, लैम्डा, टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, k इक्वल टू इंटीग्रेशन डी। आप लिख सकते हैं 1/2 म्यू a² ओमेगा स्क्वायर इंटीग्रेशन cos स्क्वायर kx dx, कहां से, 0 से लेकर। किसी भी साइकिल के अंदर चाहे cos स्क्वायर हो चाहे sin स्क्वायर हो, इसका जो एवरेज वैल्यू आता है ये 1/2 आता है। तो यहां पर इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसको निकालना चाहे निकाल सकते हैं आप इसको क्या लिख सकते हैं, आपको पता है cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, 1 प्लस cos 2 θ/2 लिखेंगे। तो आप कन्वर्ट कर दीजिए, आपके पास 1/4 म्यू a² ओमेगा स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू लैम्डा 1 प्लस cos 2 kx dx आ जाएगी। क्लियर। और जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे उस केस में आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, जरा देखिए। इस केस में इसके इंटीग्रेशन से आपके पास एक नया रिजल्ट आ जाएगा, क्या, k इक्वल टू, ये काइनेटिक एनर्जी का k है, ये प्रोपेगेशन कांस्टेंट का k है, उसको मैं चेंज कर देता हूं, दोनों को मिक्स मत कर देना। 1/4 म्यू a² ओमेगा स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू लैम्डा dx प्लस इंटीग्रेशन cos 4 पाई बाई लैम्डा x, मैंने k को 2 पाई बाई लैम्डा लिख दिया, dx फ्रॉम 0 टू, जब आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं 1/4 म्यू a² ओमेगा स्क्वायर x 0 से लैम्डा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, cos का इंटीग्रेशन प्लस साइन होता है, तो क्या आ गया, साइन 4 पाई बाई लैम्डा x 0 टू लैम्डा और ओवर 4 पाई बाई लैम्डा आ जाए। आप लिमिट पुट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/4 म्यू a² ओमेगा स्क्वायर लैम्डा माइनस 0 प्लस लैम्डा बाय 4 पाई साइन, लैम्डा रखेंगे, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, 4 पाई माइनस साइन 0, 0 की भी वैल्यू 0 होती है और साइन 4 पाई की भी 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/4 म्यू a² ओमेगा स्क्वायर लैम्डा होगी एक साइकिल। मेरी बात क्लियर। अगर काइनेटिक एनर्जी इतना है तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी भी क्रिएट होगा, और पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट किसके कारण होगा, ड्यू टू द चेंज इन पोजीशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स। जो मीडियम पार्टिकल है उनकी पोजीशन लगातार चेंज होगी, चेंज होने के कारण वहां पर पोटेंशियल एनर्जी भी एसोसिएटेड होगी। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही होती है। एक साइकिल में जितनी पोटेंशियल होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होती है, इसे आप याद रख लेना। तो आप कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी,
1/4 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लैम्डा, जिससे टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल ना। तो एक साइकिल के अंदर आपके पास टोटल एनर्जी क्या होगी, 1/2 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू लैम्डा। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, म्यू क्या है, मास ऑफ स्ट्रिंग ऑफ यूनिट लेंथ, ए क्या है, एम्पलीट्यूड, और ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। मेरी बात क्लियर। अब यहां से अगर हम पावर की बात करें तो पावर कितनी होगी, वेव के अंदर कितनी पावर वहां ट्रांसमिट हो रही है, तो पावर लिख सकते एनर्जी बाय टाइम ना। तो एक साइकिल का टाइम क्या होता है, कैपिटल टी। तो आप लिख सकते हैं पावर इक्वल टू 1/2 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लैम्डा बाय टी, और लैम्डा बाय टी को आप क्या लिखते हैं, वेव वेलोसिटी लिखते हैं। तो क्या आ गया, 1/2 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी आर। ये आप याद रख सकते हैं, पावर की वैल्यू इतनी होती। यहां से इंटेंसिटी की बात करेंगे तो इंटेंसिटी क्या होगी, पावर बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। एरिया को मैं एस से लिख रहा हूं, एस क्या है, ए। जितने एरिया से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, स्ट्रिंग का क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्ट्रिंग, जिस स्ट्रिंग के अंदर वेव का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। उस केस में इंटेंसिटी को क्या लिखते हैं, म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी बाय 2s। म्यू क्या है, मास ऑफ यूनिट लेंथ, टोटल मास बाय टोटल लेंथ। टोटल मास को आप क्या लिख सकते हैं, यहां से टोटल मास को आप लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। वॉल्यूम को लिखेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, लेंथ से लेंथ कैंसिल। तो इसका मतलब म्यू बाय एस को आप क्या लिखते हैं, रो लिखते हैं। तो आप पुट करेंगे तो इंटेंसिटी आपके पास क्या होगी, 1/2 रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी, ये आपके पास इंटेंसिटी हो जाएगी। अगर किसी वेव के लिए इफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वेव वेलोसिटी एंड डेंसिटी आर सेम, तो आप लिख सकते हैं इंटेंसिटी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। मेरी बात क्लियर। ये ट्रांसवर्स वेव के कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखने हैं। कौन कौन से, अभी हमने बताया था, वेलोसिटी √T/μ, काइनेटिक एनर्जी 1/2 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लैम्डा, पोटेंशियल एनर्जी भी इतनी, काइनेटिक 1/4, पोटेंशियल 1/4, टोटल ये पावर आपको 1/2 म्यू ए स्क्वायर वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी, और इंटेंसिटी 1/2 रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी। इस फॉर्मूला पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आते हैं अभी बताते हैं। अब हाँ भाई, ये 3 क्वेश्चन है आपके सामने जो वेव वेलोसिटी से रिलेटेड है, तीनों के तीनों। पहला देखिए, ए शॉर्ट स्ट्रिंग हैविंग 100 न्यूटन हैविंग टेंशन 100 न्यूटन, टेंशन 100 न्यूटन and linear mass density 0.25 kilogram per meter is used inside a cart to generate a wave pulse starting at the left end as shown. What should be the velocity of the cart so that the pulse remains stationary with respect to ground? ग्राउंड के रेस्पेक्ट ये पल्स रेस्ट में होना चाहिए। देखो, कार्ट के अंदर जनरेट कर रहे हैं, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ पल्स विद रेस्पेक्ट टू कार्ट आ जाएगी आपके पास, क्या होगा, T/μ ना। और कितना है ये, 100/1/4 इक्वल टू 20। मान लो ये एक्स एक्सिस है तो आप इसको लिख सकते हैं I कैप। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, आपको वेलोसिटी ऑफ पल्स विद रेस्पेक्ट टू कार्ट क्या है, वेलोसिटी ऑफ पल्स विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और माइनस वेलोसिटी ऑफ कार्ट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। गिवन क्या है, वेलोसिटी ऑफ पल्स विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 0, तो आप लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ कार्ट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड शुड बी माइनस वेलोसिटी ऑफ पल्स विद रेस्पेक्ट टू कार्ट। कार्ट के रेस्पेक्ट इसकी वेलोसिटी क्या थी, 20, तो इसकी ग्राउंड के रेस्पेक्ट क्या होगी, -20 I कैप।
It means cart should be moved in the opposite direction of pulse with the velocity 20 meter per second. Then the pulse remains stationary with respect to ground. Next question देखिए. Next question क्या है? String of mass m and length l is suspended vertically. A wave pulse created at the lower end of string. Then the find the time taken by it to reach the upper end. मान लीजिए आपके पास ये कोई string है. The length of string is L and a pulse is created at the lower end. Okay. Then find the time taken to reach the pulse at the upper end. आप क्या करते हैं? इससे y डिस्टेंस पर पल्स की वेलोसिटी चेक करते हैं. ओके. इस पल्स की y डिस्टेंस पर वेलोसिटी चेक करेंगे. तो इस केस में स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होगी और स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होगी वो होगी किसकी? इसके खुद के वेट की होगी. ओके. वो सारी की सारी टेंशन किसकी होगी? इसके वेट की होगी. और इसके वेट की टेंशन होगी तो उस केस में आपके पास वेलोसिटी कैसे डिफाइन करेंगे? अब वेलोसिटी डिफाइन करेंगे क्योंकि इस y की ही टेंशन होगी. मेरी बात क्लियर? इस y की टेंशन होगी तो टेंशन इक्वल टू क्या होगा? m डैश g इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं? यूनिट लेंथ का मास इंटू वाई लेंथ इंटू जी. यूनिट लेंथ का मास इंटू जिस लेंथ की आप बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? रूट टी बाई म्यू. तो आपके पास रूट जी वाई आ जाए. अब वेलोसिटी वाई के साथ ऐसे वेरी करेगी तो आप वाई को लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी इक्वल टू रूट जी वाई. आपके पास क्या आ जाएगा? डी टी इक्वल टू 1 डी वाई बाय रूट जी वाई. तो आपके पास डी टी इक्वल टू 1 बाय रूट जी इंटू वाई रेज टू पावर माइनस 1 डी वाई. हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल टाइम क्या हो गया? 1 बाय रूट जी इंटीग्रेशन वाई माइनस 1 बाय 2 डी वाई. कहाँ से? 0 से लेकर L. तो आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो गया आपके पास? 1 बाय रूट जी इंटू y रेज टू पावर 1 बाय 2 बाय 1 बाय 2 फ्रॉम 0 टू L. क्लियर? अब आप इसकी लिमिट पुट करते हैं तो टाइम t इक्वल टू ये 2 ऊपर आ गया 2 बाय रूट जी इंटू रूट L सॉरी L माइनस 0 0 ही हो जाएगा. तो टाइम कितना हो गया? रूट L बाय जी हो जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. An aluminum wire is clamped at the each end under zero tension at room temperature, reducing the temperature which results in a decrease in the length wires is equilibrium length. Okay. अब देखो इसको आपने स्ट्रेस तो किया था, टेम्परेचर को रिड्यूस किया है तो डेफिनेटली इसमें टेंशन क्रिएट होगी. क्यों? वो इसे वापस इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करेगी जो इसकी लेंथ रिड्यूस हुई थी. मेरी बात के लिए तो वो टेंशन इसे वापस इक्विलिब्रियम में लाएगी. इंक्रीज द टेंशन इन द वायर, फाइंड द स्ट्रेन इन द वायर. इस केस में कितनी स्ट्रेन क्रिएट हुई? एक्चुअली क्या हुआ? टेम्परेचर इंक्रीज होने पर क्या था? सॉरी डिक्रीज होने पर लेंथ डिक्रीज होनी थी, लेकिन क्लैम्प्ड ने उसे डिक्रीज नहीं होने दिया. इसका मतलब उन्होंने स्ट्रेच किया है और स्ट्रेच किया है तो यहाँ थर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन क्रिएट होगा. तो उस टेंशन के कारण इफ द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग इज 100 मीटर पर सेकेंड, उसी टेंशन के कारण ये स्पीड है. देन फाइंड द स्ट्रेन. स्ट्रेन आपको पता करनी है, आपको ये डाटा दिया है. सबसे पहले मैं वेलोसिटी की बात करूंगा. इसमें स्ट्रेन स्ट्रेस क्या होगा? देखिए स्ट्रेस क्या लिखेंगे आप? स्ट्रेस लिखेंगे टेंशन बाय एरिया. टेंशन बाय एरिया. ओके, क्रॉस सेक्शन एरिया. अब टेंशन बाय एरिया पता करना है. आपको वेलोसिटी दी है. वेलोसिटी क्या होती है? टेंशन बाय म्यू होती है. म्यू क्या है? मास ऑफ यूनिट लेंथ है, जिसे आप लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ बाय लेंथ. तो इसका मतलब आप इसे लिख सकते हैं रूट टी बाय रो ए. आपके पास वी स्क्वेयर इक्वल टू क्या आ गया? 1 बाय रो इंटू टी बाय ए, जो क्या है? स्ट्रेस है. इसका मतलब स्ट्रेस आपके पास क्या आ जाएगी? रो वी स्क्वेयर आ जाएगी. आपको स्ट्रेन पता करना है. स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है स्ट्रेस बाय वाई. तो स्ट्रेस आपके पास क्या है? रो वी स्क्वेयर बाय वाई. अब वैल्यू पुट कर लीजिए. रो आपको कितना दिया है? 2.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3
वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर क्या हो गया 10⁻⁴ बाय वाई कितना है 9 इंटू 10⁻10। ये कितना आ गया 0.3। तो आपके पास कितना आ गया 0.3 इंटू 10⁻³ आ जाएगा। अगर परसेंटेज पूछ लेता तो परसेंटेज कितना होता 0.3 इंटू 10⁻³ इंटू 100 मतलब 0.03% उसके अंदर स्ट्रेन आ जाएगा। मेरी बात क्लियर। नेक्स्ट देखिए अब स्टूडेंट्स ये फिर से कुछ क्वेश्चन हैं आपके सामने, कुछ पावर से रिलेटेड और फिर से वेव वेलोसिटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, ए power supplied to a vibrating string tension and linear mass density are 80 Newton and 5 into 10⁻⁻² kilogram per meter. How much power must be supplied? कितनी पावर आप उसको सप्लाई करोगे, क्लियर, टू द स्ट्रिंग टू जनरेट द साइन वेव आपने जनरेट करनी है एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 50/π हर्ट्ज एंड एम्पलीट्यूड इतना। आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आपको उसका एम्पलीट्यूड दे रखा है, आपको टेंशन दे रखी है, आपको यूनिट लेंथ का मास दे रखा है। याद करो पावर हमने क्या पढ़ी थी, हमने वहां पावर का फॉर्मूला पढ़ा था 1/2 म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वी। म्यू क्या था यूनिट लेंथ का मास, ओमेगा क्या था एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ए क्या था एम्पलीट्यूड और वी क्या था वेव वेलोसिटी। पावर क्या पढ़ी थी अपन ने, पावर पढ़ी थी P = 1/2 म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू वी। आपको ओमेगा दिया है, कैसे दिया है देख लीजिए, ओमेगा कितना दिया आपको 2πf, तो 2π इंटू 50/π तो कितना हो गया 100 रेडियन पर सेकेंड दे रखा है। एम्पलीट्यूड दिया है 6 सेंटीमीटर, जैसे मीटर में बदल देंगे। क्या नहीं दिया आपको, वेलोसिटी नहीं दी, म्यू दे रखा है। म्यू कितना दिया है आपको, म्यू = 5 इंटू 10⁻⁻² किलोग्राम पर मीटर गिवन है। तो क्या नहीं दिया आपको, वेलोसिटी नहीं दी। तो लेकिन आप वेलोसिटी को डिफाइन तो कर सकते हैं, v = क्या होता है √T/μ होता है। टी कितना है आपके पास 80/5 इंटू 10⁻⁻², ये 16 से कैंसिल हो जाएगी, तो 16 का √4 इंटू 10 मतलब 40 मीटर पर सेकेंड। तो आपको पावर पता करनी थी, फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2 इंटू 5 इंटू 10⁻² म्यू की वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर मतलब 10⁻⁴, ए स्क्वायर मतलब 36 इंटू 10⁻⁻4 इंटू वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी 40। ये आपके पास कैंसिल हो गया, कितने से 18 से, ये भी कैंसिल हो गया आपके पास। ये आपके पास 40 इंटू 5 क्या होता है 200 से ये चला गया, आपके पास कितना बच गया, पावर = 36 वाट हो जाएगी। बाकी इसकी कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक कर लेना, कई बार मिस्टेक हो जाती है। ये 18 से कैंसिल हुआ था, ये 200 था, 200 के ये कैंसिल हो गया, 2 × 8 36 वाट आ जाएगी। मेरी बात क्लियर, एक सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द वेव टू वेव इन द सेम मीडियम आर रिप्रेजेंटेड बाय y-t curve, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर इंटेंसिटी। टू वेव्स इन सेम मीडियम, अगर सेम मीडियम में है, इंटेंसिटी का रेशियो पूछा है। इंटेंसिटी हमने क्या पढ़ी थी, पावर बाय एरिया पढ़ा है। क्या पढ़ा था, इंटेंसिटी आपने पढ़ी थी पावर बाय एरिया। और आप इसमें जब एरिया से डिवाइड करते हैं इसे, तो म्यू बाय एस, म्यू को ρs लिखते हैं, एस से एस कैंसिल हो जाता है, इसकी वैल्यू आती है 1/2 ρω² a स्क्वायर इंटू वी। सेम मीडियम, वेलोसिटी सेम, डेंसिटी सेम, तो इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करेगी, एम्पलीट्यूड और ओमेगा। ओमेगा देखिए यहां से एक नंबर वेव ने एक साइकिल कंप्लीट किया था, उतने टाइम में इसने कितने साइकिल कंप्लीट कर दिए, 2। फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपके पास, फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ साइकिल बाय टाइम। तो जिसके साइकिल सेम टाइम में डबल है उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि f1/f2 क्या है, उसका एक साइकिल है और उसके कितने हैं, 2 साइकिल।
और जो रिलेशन ओमेगा एफ का होता है वही ओमेगा का होगा। ओमेगा क्योंकि 2 पाई एफ होता है तो इसका रेशियो भी क्या हो गया 1/2। तो आपसे इंटेंसिटी का रेशियो पूछा है, क्या हो गया ओमेगा 1/ओमेगा 2 का स्क्वायर इंटू A1/। गौर से देखिए A1/A2 का रेशियो पूछ रहा है वो। पहले तो ओमेगा 1/ओमेगा 2 क्या है 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर। A1/A2 पहले का A5 है, दूसरे का A कितना है 2। ये देखिए क्लियर दिख रहा है ना, इसका A क्या है 5 और इसका A क्या है 2 है। तो आप लिख सकते हैं 5/2 का, तो 25/16 आ जाएगा। तो इनका रेशियो क्या आ गया 25/16 आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए वेव ऑन ए स्ट्रिंग इज डिस्क्राइब्ड बाय ए वेव फंक्शन y equal to 0.15 sin 0.8x minus 50t, where x and y are in meters and t in second. Mass per unit length is 12 gram per meter. Then find wave speed, wavelength, frequency and power. Okay, देखो सिंपल, ये क्या होता है y equal to a sin kx minus omega t होता है। तो इसका मतलब k की वैल्यू क्या है 0.8 है। k क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा होता है। तो लैम्डा कितना हो गया 2 पाई बाय 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको आप हटाओगे 20/8 आ जाएगा। 20/8 को आप कैंसिल कर सकते हैं, ये 0.4 आया था, तो ये 5 पाई बाय 2 मीटर आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद देखिए ये क्या आ गया लैम्डा आ गया। एक फ्रीक्वेंसी पूछा है, ये ओमेगा है, ओमेगा इक्वल टू 50 है। तो आप क्या लिख सकते हैं यहां से, ओमेगा 50 है तो आपके पास 2 पाई एफ इक्वल टू 50, तो एफ इक्वल टू क्या हो गया 25/पाई हर्ट्ज आ जाए। तीसरी बात देखिए, स्पीड पूछी थी, वेव स्पीड क्या होती है v इक्वल टू ओमेगा बाय के होता है, तो 50/0.8 हो जाए, मतलब 500/8। तो ये आपके पास कितना आ गया 500/8, तो 2 और ये 25, तो 125/2 आप लिख सकते हैं 62.5 मीटर पर सेकंड आपके पास उसकी वेलोसिटी आ जाएगी। ओके 62.5। अब लास्ट पॉइंट उसने पावर पूछा है। आपको पता है पावर क्या होता है 1/2 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इनटू वेलोसिटी v। ए क्या है 0.15 मीटर में दिया है, ध्यान रखना। ओके तो आप सब वैल्यू पुट कर लेना। 1/2 म्यू ग्राम पर मीटर है तो किलोग्राम में बदल दीजिए। ए स्क्वायर क्या था 0.15 का स्क्वायर, ओमेगा, ओमेगा अभी पढ़ा था क्या था आपके पास 50, तो 50 का स्क्वायर, और वेलोसिटी क्या थी 62.5। सॉल्व कर लेना, उतने वाट आपके पास आ जाएगी। मेरी बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। ए सर्कुलर लूप ऑफ रॉप ऑफ लेंथ L, ये R रेडियस का कोई लूप है लेकिन इसकी लेंथ L दी है। इसका मतलब आपको 2 पाई R इक्वल टू L दिया है, इसका मतलब इसकी रेडियस क्या है L/2। एक बार L rotate uniform angular velocity omega about its axis on a smooth horizontal platform. Find the velocity of wave produced due to radial displacement. देखो रेडियल डिस्प्लेसमेंट के कारण कुछ नहीं, वही जो अभी आपने किया था। एक छोटा एलिमेंट लेते हैं, इसमें टेंशन T इधर है, इसमें भी टेंशन T इधर है। वही जो आपने, अगर ये एंगल आपके पास d थीटा है तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे जो आपने वेव वेलोसिटी निकालने में यूज किया था। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया dm ac सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू 2t sin d θ/2। क्लियर। अब AC क्या है, आपको इसका रिजल्ट दे रखा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट कर रहा है। तो उस केस में हम इससे क्या लिखेंगे, यूनिट लेंथ का मास इनटू लेंथ, ये क्या है ओमेगा स्क्वायर R, ओमेगा से रोटेट कर रहा था,
इक्वल टू 2t डी थीटा बाई 2, क्योंकि स्मॉल एंगल था। आप इस dl को क्या लिख सकते हैं, r डी थीटा लिख सकते हैं। तो म्यू r डी थीटा इक्वल इनटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्या है, इस लूप की एंगुलर वेलोसिटी, ना कि वेव की, इक्वल टू डी थीटा से थीटा कैंसिल। आप म्यू को उधर ले जाएं तो t बाय म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, ओमेगा स्क्वायर, और t बाय म्यू क्या होगा, ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी v इक्वल टू रूट टी बाय म्यू होता है। तो इसका मतलब v स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर, इसका मतलब उस ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी क्या हो गया, ओमेगा। ये वेलोसिटी ऑफ वेव होगा, किसके रेस्पेक्ट होगा, वेलोसिटी ऑफ वेव किसके रेस्पेक्ट, जब पल्स ले लो, वेलोसिटी ऑफ पल्स विद रेस्पेक्ट टू लूप है, इस लूप के रेस्पेक्ट दे रखा है आपको, और कितना दिया है, ओमेगा आर, ओमेगा को आप L बाय 2 पाई लिखेंगे, तो ओमेगा L बाय 2 पाई। क्लियर। अब उसने क्या बोला है, अगले केस में वो बोला है कि अगर वो लूप और पल्स सेम डायरेक्शन में हो तो उस केस में वेलोसिटी ऑफ पल्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता करनी। आपको पता है वेलोसिटी ऑफ पल्स विद रिस्पेक्ट टू लूप क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ पल्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ लूप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसका मतलब आपके पास जो वेलोसिटी ऑफ पल्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ना, वो क्या हो जाएगी, इन दोनों के सम के इक्वल हो। अब आपको पता करना है, अगर पल्स और वो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे तो उस केस में उनका रिजल्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। मेरी बात क्लियर। और उनका रिजल्ट सब्ट्रैक्ट होगा तो उस केस में वो आपस में ऐड हो जाए, या इससे सीधा ही लिख लो, ये देख लो, यहां से और क्लियर हो जाए। ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्ट ऐड हो जाएगा, अपोजिट है तो रिजल्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। मेरी बात क्लियर। तो पहले देखिए, पल्स ग्राउंड के रेस्पेक्ट ऐड हो जाएगा, ऐड होगा तो क्या होगा, क्योंकि बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में ये ऐड हो जाएंगे। वेलोसिटी ऑफ पल्स विद रिस्पेक्ट टू लूप दिया है ओमेगा L बाय 2, और उसका क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लूप हो जाएगा। और वेलोसिटी ऑफ लूप को आप क्या लिखेंगे, ओमेगा L बाय 2 पाई प्लस ओमेगा R लिखेंगे। R क्या है, उसकी रेडियस, और रेडियस क्या है, L बाय 2 पाई, तो उसे भी आप क्या लिखोगे, ओमेगा L बाय 2 पाई और ओमेगा L बाय, तो कितना आ गया, ओमेगा L बाय पाई आ जाएगा। और जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो पल्स का ग्राउंड के रेस्पेक्ट क्या हो गया, ओमेगा L बाय 2 पाई माइनस VL होगा, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन है तो ऐड करेंगे तो वो सब्ट्रैक्ट हो। ये दोनों सेम है, आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मेरी बात क्लियर। तो उस केस में आपके पास इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा। ओके, तो ये आपके पास क्या थे, इसके कुछ क्वेश्चंस थे जो इसके वेलोसिटी से रिलेटेड थे और इसके एनर्जी से रिलेटेड थे। अब हम आगे बात करेंगे किसी लॉन्गिट्यूडिनल वेव के लिए वेलोसिटी क्या होती है। हाँ भाई स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव के बारे में। ओके, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, जैसे फॉर एग्जांपल आप साउंड वेव की बात भी कर सकते। आपको पता है कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव का जो प्रोपेगेशन होता है वो रेयरफैक्शन और कंप्रेशन के फॉर्म में होता है ना। यहाँ पर मीडियम पार्टिकल बहुत पास पास है, फिर मीडियम पार्टिकल दूर दूर हो गए, फिर मीडियम पार्टिकल पास पास आ गए काफी, फिर दूर दूर चले गए। इस तरह से वेव का प्रोपेगेशन होता है। मेरी बात क्लियर। हमने एक ट्रांसवर्स वेव के अंदर टर्म पढ़ी थी dy by dx विच इज नॉन एज या रिप्रेजेंटेड बाय द स्लोप ऑफ कर्व। अगर हम यहां देखें तो यहां dy by dx क्या होगी, और dy by dx वहां क्या थी, आपके पास स्लोप ऑफ कर्व थी। तो यहां आप कैसे डिफाइन करेंगे, मान लीजिए मेरे पास कोई वेव है, मीडियम पार्टिकल है, कौन कौन, p q r s, एक प्लेन है जिसका क्रॉस सेक्शन आपके पास दे रखा है, क्रॉस सेक्शन इसका है A। मैं किसी फिक्स पॉइंट से अगर बात करता हूं तो किसी फिक्स पॉइंट से, ये मान लीजिए x डिस्टेंस पर है,
और ये मान लीजिए x प्लस डी एक्स डिस्टेंस। कहने का मतलब जो मीडियम पार्टिकल है इसकी जो विड्थ है वो आपके पास dx है, तो आप कह सकते हैं इनिशियल वॉल्यूम ऑफ मीडियम कितना हो गया, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ मीडियम V इनिशियल इक्वल टू आप लिख सकते हैं ये पूरा अंदर का जो मीडियम है ये हो, और ये कितना हो जाएगा a dx हो जाएगा, वेयर a नॉट एम्पलीट्यूड, a इज एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। मेरी बात क्लियर? ये इनिशियल वॉल्यूम है आपके पास। अब मान लो इसमें डिस्टरबेंस हुआ, तो जब रेयरफेक्शन और कंप्रेशन होता है, देखिए जितने पार्टिकल ये शिफ्ट होते हैं उतने ये शिफ्ट नहीं होते, एक में एक्सपेंशन ज्यादा होता है दूसरे में कम। मान लीजिए इसके अंदर जो आपके पास पी क्यू था मीडियम वो यहां आ गया, पी डैश क्यू डैश, और जो आर एस था वो मान लो यहां चला गया, कहां, आर डैश। मान लीजिए ये y डिस्प्लेस हुआ है, इस मीडियम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, y, लेकिन इसमें डिस्प्लेसमेंट y प्लस dy हुआ, राइट। तो फाइनल वॉल्यूम आपके पास कितना हो गया मीडियम का, फाइनल वॉल्यूम एरिया इनटू इनके बीच का रीजन देखेंगे कौन सा, p डैश क्यू डैश आर डैश एस डैश, ये बीच का रीजन देखेंगे। ये बीच का रीजन देखने के लिए आप कह सकते हैं ये आपके पास x था, ये आपके पास x प्लस डेल एक्स था, तो ये आपके पास कितना हो गया, ये आपके पास डेल एक्स था, लेकिन उसमें से y चला गया, ये आपके पास क्या बच गया, dx माइनस वाई। तो ये टोटल डिस्टेंस आपके पास कितनी होगी, dx माइनस वाई प्लस, तो आपके पास dx प्लस dy हो जाए। तो आप लिख सकते हैं फाइनल वॉल्यूम क्या हुआ, a dx प्लस dy। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया, डेल v इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, a dy आ गया, और इनिशियली a dx था। तो इनका रेशियो क्या हो गया, इनके रेशियो को आप क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। कौन सी स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन बोलते हैं। तो वॉल्यूम स्ट्रेन डेल v बाई v इज इक्वल टू क्या था, a dy बाई a dx। इसका मतलब डेल v बाई v इक्वल टू क्या होगा, dy बाई dx हो जाए। वहां स्लॉप से रिप्रेजेंट करते थे, तो यहां किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसे वॉल्यूम स्ट्रेन से रिप्रेजेंट करेंगे। मेरी बात क्लियर? अब हम यहां पर किसी भी साउंड वेव के लिए जब वेलोसिटी डिफाइन करते हैं, किसी भी साउंड के लिए आप जब इक्वेशन लिखते हैं, तो साउंड वेव के लिए हम डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन अमूमन ऐसे लिखते हैं, एस इक्वल टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। वही प्रोपेगेशन कांस्टेंट ओमेगा आपके पास, वही फ्रीक्वेंसी, एस नॉट एम्पलीट्यूड, और एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टी टाइम। मेरी बात क्लियर? तो आपके पास मीडियम पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस इक्वल टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब अगर किसी मीडियम के अंदर वेव का प्रोपेगेशन हो रहा है और आप उसके लिए वेव वेलोसिटी डिफाइन करना चाहते हैं, तो वेव वेलोसिटी डिफाइन करने के लिए हमें पहले क्या देखना पड़ेगा, उस मीडियम का स्ट्रेन मुझे पता है, कौन सा स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन, और वॉल्यूम स्ट्रेन से हम आप उसको डिफाइन कर सकते हैं स्ट्रेस को। अगर आपके पास इफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम इज E, देन E को आप क्या लिखते हैं, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन लिखते हैं। स्ट्रेस बाय क्या लिखते हैं, स्ट्रेन। तो आप लिख सकते हैं इसे स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, E इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेन आपके पास अभी पड़ा था डेल वाई बाय डेल एक्स था, तो आप लिख सकते हैं इसमें लगने वाला फोर्स बाय एरिया A इक्वल टू E इंटू डी वाई बाय डी एक्स। ये आपके पास एक रिलेशन आ जाता है किसी मीडियम के लिए, फोर्स बाय एरिया इक्वल टू E डी वाई बाय डी एक्स। फोर्स को आप क्या लिख सकते हैं, इसको मैं उधर ले जाता हूं, फोर्स इक्वल टू मेरे पास होगा E A डी वाई बाय डी एक्स।
अगर मैं उस मीडियम के लिए फोर्स की बात करूं, चूंकि मैं पूरे मीडियम की बात नहीं कर रहा, तो मैं एक थोड़े से मीडियम की बात कर रहा हूं, तो उस थोड़े से मीडियम के लिए, इस थोड़े से मीडियम की अगर लेंथ dx है, थी ना, क्या थी, dx, अगर dx है तो उसमें लगने वाला फोर्स क्या होगा, उस मीडियम के पार्टिकल का मास इनटू एक्सेलरेशन, मीडियम पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन इनटू उस मीडियम का मास। मास को आप क्या लिखते हैं, मास को आप लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मास को क्या लिखते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो dm इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या लिखेंगे आप, रो a dx, क्योंकि आप इस dx थिकनेस में एक क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर उसका मास देख रहे थे, तो आपके पास df इक्वल टू रो a dx इंटू a को आप क्या लिखेंगे, यहां पर d स्क्वेयर y नहीं लेंगे क्योंकि हम s ले चुके हैं, इसलिए आप इसे s लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना, ओके। डी स्क्वेयर एस बाय डी टी स्क्वेयर लिख सकते हैं, x y की जगह मैंने s ले लिया। मैं इस dx को इधर लेकर आता हूं तो मेरे पास df बाय dx की वैल्यू क्या हो जाती है, रो a डी स्क्वेयर एस बाय डी टी स्क्वेयर, इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं 1 से डिफरेंशियल करके देखूं तो मेरे पास क्या आ गया, df बाय dx, कहां से आया ये, 1 का मैंने डिफरेंशियल किया तो क्या आया, e a इंटू डी स्क्वेयर एस बाय डी एक्स स्क्वेयर, इक्वेशन नंबर 3। मैं दोनों को इक्वेट कर देता हूं तो ई ए या रो ए लिख लीजिए, रो ए डी स्क्वेयर एस बाय डी टी स्क्वेयर इक्वल टू ई ए डी स्क्वेयर एस बाय डी एक्स स्क्वेयर, ए से ए कैंसिल, तो डी स्क्वेयर एस बाय डी टी स्क्वेयर इक्वल टू ई बाय रो डी स्क्वेयर एस बाय डी एक्स स्क्वेयर। और आपको याद होगा, आपने इक्वेशन पढ़ी थी डी स्क्वेयर वाई बाय डी टी स्क्वेयर इक्वल टू वी स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर। आप लिख सकते हैं डी स्क्वेयर एस बाय डी टी स्क्वेयर इक्वल टू वी स्क्वेयर डी स्क्वेयर एस बाय डी एक्स स्क्वेयर। आफ्टर कंपैरिजन वेलोसिटी क्या आ जाएगी, रूट ई बाय, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ वेव, कौन सी वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव इज गिवन एज v इक्वल टू रूट ई बाय रो। ई क्या है, ई क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और रो क्या है, डेंसिटी ऑफ मीडियम, कौन सा मीडियम, इन विच वेव प्रोपेगेट, ओके, उस मीडियम की डेंसिटी। इसका मतलब वेव का जो प्रोपेगेशन है किसी भी मीडियम की डेंसिटी और उस मीडियम की इलास्टिसिटी पर डिपेंड करता है, ओके। अब अगर मेरे पास अलग अलग मीडियम आते हैं तो उनके लिए मैं क्या ले सकता हूं, किसी सॉलिड के लिए, गैसेस के लिए, लिक्विड के लिए हम कह सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी फॉर सॉलिड इज ग्रेटर देन लिक्विड इज ग्रेटर देन गैसेस। इसका मतलब आपके पास क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड ग्रेटर देन होगा किसके कंपैरेटिवली, लिक्विड के, और ये ग्रेटर देन होगा गैस। सॉलिड के अंदर भी हमने पढ़ा है सबसे ज्यादा अच्छा इलास्टिक कौन सा मेटल होता है, स्टील होता है, इसलिए हम कहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टील क्या होगी, मैक्सिमम। तभी जितने भी हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनमें हमेशा वायर का यूज किया जाता है, वो अप्रोक्सीमेट स्टील का यूज किया जाता है, ओके। हवे तो आपको पता है सॉलिड के लिए कोफिशिएंट ज्यादा होता है तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा और गैसेस में कम, ओके। अब साउंड वेव की वेलोसिटी गैसेस में क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन गैसेस। देखो फर्स्ट न्यूटन ने लॉ दिया था, न्यूटन्स लॉ। न्यूटन के अकॉर्डिंग क्या था, न्यूटन के अकॉर्डिंग जब भी वेव किसी मीडियम में प्रोपेगेट होती है, साउंड वेव, तो उस केस में क्या होता है, मीडियम सराउंडिंग से एनर्जी लेता और देता रहता है, लेकिन मीडियम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। उसके अकॉर्डिंग फ्लूइड के अंदर, किसी सॉलिड गैसेस के अंदर जो मीडियम होगा, जो गैसेस मीडियम है, वो हीट का ट्रांसफर सराउंडिंग के साथ करता है। कौन सा मीडियम, जिस मीडियम में से वेव प्रोपेगेट हो रही है।
लेकिन उस मीडियम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, मतलब प्रोसेस कैसा रहता है, आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। अब आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो इसके लिए गैस होगी क्या, रूट बी बाय रो, क्योंकि गैसेस के लिए हम क्या डिफाइन करते हैं, बल्क मॉडुलस को डिफाइन किया जाता है, क्योंकि यंग मॉडुलस और रिजिडिटी मॉडुलस दोनों सॉलिड के लिए डिफाइन होती है। तो बी बाय रो ना, अब बी क्या है आपके पास, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होगा, बी इक्वल टू माइनस डेल पी बाय डेल वी बाय वी ना। ओके, आप पढ़ते हैं माइनस वी डेल पी बाय, और ये आपको मैंने बताया था वहां पर क्या इक्वल किसके होगा, पी के। पी क्या है, प्रेशर, तो उस केस में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रूट पी बाय रो। पी क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और रो क्या है, उसकी डेंसिटी। एयर की डेंसिटी आप क्या लेते हैं, V इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵, और ये 1.29 का रूट होगी, जिससे इसकी वेलोसिटी की जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू न्यूटन कितनी आएगी, 280 मीटर पर सेकेंड आएगी। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग गैसेस का 0 डिग्री सेंटीग्रेड में, गैसेस में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वेलोसिटी होती है साउंड की, वो कितनी होती है, 280 मीटर पर सेकेंड होती। लेकिन इसके अंदर लेप्लास ने करेक्शन किया था। लैप्लेस के अकॉर्डिंग करेक्शन क्या था, उसने बताया कि गैसेस के अंदर जब साउंड वेव का प्रोपेगेशन होता है, व्हेन साउंड वेव प्रोपेगेट इन ए मीडियम, देन द टेम्परेचर ऑफ मीडियम चेंज एंड मीडियम डज नॉट टेक और गिवन द एनर्जी टू द सराउंडिंग। सराउंडिंग को कोई एनर्जी नहीं देता, एनर्जी का ट्रांसफर अंदर ही अंदर होता है, रेयरफेक्शन से कंप्रेशन और कंप्रेशन से रेयरफेक्शन में। दैट इज प्रोसेस इज एडियाबैटिक प्रोसेस। इसका मतलब ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए B इक्वल टू क्या होगा, गामा P हो जाएगी। आप लिख सकते हैं V इक्वल टू रूट गामा P बाय रो। गामा की वैल्यू 1.4 लेते हैं। गामा की वैल्यू एयर के लिए हम क्या ले लेंगे, 1.41 ले सकते हैं, और इंटू 1.013 इंटू 10⁵ ओवर 1.29 रूट, आपके पास V की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 330 मीटर पर सेकंड, 332 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। तो इसका मतलब लैप्लास के अकॉर्डिंग द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज 332 मीटर पर सेकंड। अब यहां से अगर मैं इसके वेरिएशन की बात करूं तो V इक्वल टू क्या आया है, रूट गामा P बाय रो। अब प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट ऑन द वेलोसिटी ऑफ साउंड। पहले देखते हैं प्रेशर का। प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, गैसेस के लिए आप पढ़ते हैं PV इक्वल टू nRT होता है। PV को क्या लिखेंगे आप, मास बाय डेंसिटी, इसको मास बाय मोलर मास इनटू RT, मास से मास कैंसिल, तो P बाय रो इक्वल टू RT बाय M। इसका मतलब T कांस्टेंट हो तो उस केस में P बाय रो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर, at constant temperature wave velocity of sound wave does not depend upon pressure। तो ये प्रेशर पर डिपेंड नहीं करते। दूसरी बात देखें, अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। कैसे करेगी, अभी पढ़ा था, P बाय रो को RT बाय M लिख सकते हैं, V इक्वल टू रूट गामा RT बाय M। M क्या है, मोलर मास, T क्या है, टेम्परेचर, तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट T होगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो उस केस में उसकी वेलोसिटी भी क्या है, इंक्रीज होने लगती है। अगर आप इस रिलेशन को 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के साथ कोरिलेट करें, उसके साथ इसका रिजल्ट निकाल लें, तो आपके पास क्या आएगा, देखिए इस केस में आप लिख सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट T, तो V1 बाय V2 को आप क्या लिखेंगे, रूट T1 बाय T2।
अगर किसी टी डिग्री पर देखता है तो VT और 0 पर देखता है V0, आप लिख सकते हैं टी डिग्री का एब्सोल्यूट टेम्परेचर और 0 का। इसे लिखेंगे 2 + 273/273 का रूट, आपके पास क्या आ गया 1 + T/273 ⁻²। बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो T/546। तो आपके पास VT इक्वल टू क्या हो गया V0 1 + T/546। आप ऐसा भी लिख सकते हैं V0 + V0/4। V0 कितना होता है 332, तो ये आ जाएगा VT इक्वल टू V0 + 0.61 T हो जाएगा। इसका मतलब टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस के साथ ये किस तरह से वेरी करेगा, कुछ इस रिलेशन के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। ओके, तो उस केस में आप लिख सकते हैं, आपके पास क्या रिजल्ट आएगा यहाँ से। इस केस में आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी और टेम्परेचर के साथ जो रिलेशन रहेगा वो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन होगा। मेरी बात क्लियर। अगर ये एंगल थीटा है तो आप tan थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 0.61, ये आपके पास V0 होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या होगा देखिए। एक तो मॉइस्चर एयर होती है, एक ड्राई एयर होती है। अब कोई रीजन है, अगर हम बात करें मॉइस्चर एयर की, तो मॉइस्चर एयर की जो डेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी। मॉइस्चर एयर की डेंसिटी वेलोसिटी को क्या पढ़ते हैं √P/ρ ना, गामा P/ρ। अब जो मॉइस्चर एयर होती है उसकी जो डेंसिटी होती है वो ड्राई एयर से कम होती है। क्यों कम होती है, मान लो ये रीजन है, इसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसमें सारी एयर थी, तो डेंसिटी क्या थी, मास बाय वॉल्यूम। अब इसमें वाटर आ गया, मॉइस्चर होते ही इसमें क्या वाटर आ जाएगा, वाटर आएगा तो सेम रीजन के अंदर वाटर पार्टिकल आ जाएंगे, तो वो एयर पार्टिकल को बाहर निकाल देंगे। वो किसकी जगह लेंगे, एयर पार्टिकल की जगह लेंगे। तो इसका मतलब वहां मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज, किसका, एयर का। मास एयर का डिक्रीज हो जाएगा, उसकी जगह वाटर। कई बार बच्चे उल्टा समझ लेते हैं कि मॉइस्चर जो होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि वाटर, अरे एयर की डेंसिटी देख रहे हैं, वाटर की डेंसिटी नहीं देख रहे। वाटर पार्टिकल्स किसकी जगह लेंगे, एयर की जगह लेंगे। उसी वॉल्यूम के अंदर से एयर पार्टिकल बाहर चले गए तो मास जो एयर पार्टिकल का वो डिक्रीज हो जाएगा, जिससे उसमें जो डेंसिटी है वो भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। राइट। तो मॉइस्चर एयर की डेंसिटी कम होती है, ड्राई की ज्यादा होती है, जिससे मॉइस्चर के अंदर वेलोसिटी ज्यादा होगी और ड्राई में कम होगी। ओके, तो मॉइस्चर बढ़ने पर क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगा, इंक्रीज हो जाता है। मेरी बात क्लियर। उसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ विंड। विंड वेलोसिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो मान लो साउंड की वेलोसिटी मेरे से आपकी तरफ आ रही है और एयर भी इधर को जा रही है, तो उस केस में उसकी इफेक्टिव वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, वो साउंड के साथ इंक्लूड होगा, इसलिए वो वेलोसिटी चेंज हो जाती है। ओके, इसके अलावा डिफरेंट गैसेस के लिए आ जाता है कई बार कि डिफरेंट गैसेस के साथ क्या रिलेशन रहेगा। तो जब भी आप कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट गैसेस की बात करते हैं, दो तरह के क्वेश्चन आपके पास से पूछे जाएंगे। एक तो डायरेक्ट टेम्परेचर के रिलेशन से पूछेगा, राइट। एक तो सब कुछ डिफरेंट दिया हो, उसमें क्या होगा, वेलोसिटी का रेशियो ये आ जाए V1/V2। गैसेज अलग अलग है तो Γ1/Γ2। टेम्परेचर अलग अलग है, T कौन सा लगना है, केल्विन रखना है। और मासेज अलग अलग है तो M2/। मान लो एक हीलियम है, एक ऑक्सीजन है, तो एक डाई एटोमिक है, एक मोनो एटोमिक है, तो गामा की वैल्यू डाई के लिए अलग होगी, मोनो के लिए अलग होगी। ओके, ये आप चीजें लिख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि मोनो एटोमिक है, जो मोनो एटोमिक के लिए गामा की वैल्यू क्या होगी, इनके लिए सब कुछ लिख लो। Cv क्या होगा 3r/2, Cp क्या होगा 5r/2, देन गामा क्या होगा 5/3। और जितनी भी डाई एटोमिक गैसेज हैं,
डाई एटॉमिक के लिए क्या होगा, Cv हो जाएगा आपके पास 5r/2, Cp क्या होगा 7r/2, देन गामा क्या होगा आपके पास 7/5 हो जाएगा। इसी तरह से ट्राई एटॉमिक की बात करते हैं। ट्राई एटॉमिक में भी दो केसेस होते हैं, वन इज लीनियर एंड सेकंड इज, पहला तो लीनियर होता है और सेकंड आपके पास जो होता है वो नॉन लीनियर होता है। अगर आपके पास लीनियर होगा तो उस केस में Cv की वैल्यू क्या होगी 7r/2 हो जाएगी। इस तरह से लीनियर गैस होती है। ओके, 3n/k से अपन निकालते हैं। ओके, और इस केस में आपके पास गामा क्या होगा 9/7। और अगर नॉन लीनियर हुआ, ये नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर के लिए क्या होगा Cv इक्वल टू आपके पास 6r/2 मतलब 3r होगी और Cp कितना हो जाएगा 4r होगी, तो आपके पास गामा 4/3 हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से आप उनके वैल्यू निकाल। अगर मिक्सचर आ जाता है तो गामा मिक्सचर का लेंगे। मिक्सचर का कैसे लेंगे, गामा मिक्सचर का क्या होगा N1 Cvp1 प्लस N2 Cp2 बाय N1 Cv1 प्लस N2 Cv2। पहली गैस के नंबर ऑफ मोल और उसके Cp, दूसरी गैस के नंबर ऑफ मोल और उसके Cp, पहली गैस के नंबर ऑफ मोल और उसका Cv, दूसरी के नंबर ऑफ मोल इनटू Cv। जैसे हीलियम और हाइड्रोजन का मिक्सिंग कर दिया, हीलियम का Cp क्या होगा 5r/2, हाइड्रोजन का क्या होगा 7r/2 और Cp के बाद Cv देके हीलियम का Cv क्या होगा 3r/2, हाइड्रोजन का क्या होगा 5r/2। इसी केस में M भी मिक्सचर का अलग अलग हो जाए। N1 M1 मोलर मास पहले का, मोलर मास दूसरे का बाय N1 प्लस N2। इनका यूज करते हुए आपने यहाँ क्वेश्चंस निकालने हैं। जब भी आपके पास इस तरह का कंसेप्ट आएगा उस केस में आपको मिक्सचर का इस मेथड का अप्लाई करना है और अप्लाई करते हुए इस मेथड से आपने उसके क्वेश्चंस को निकालना है। मेरी बात क्लियर? ये आपके पास सारी कहानी हो जाएगी किसकी, वेव वेलोसिटी की। मिक्सचर के केस में आपने कैसे करना है। ओके, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लीजिए। देखिए, द वेलोसिटी ऑफ साउंड, द वेलोसिटी ऑफ साउंड at temperature, at room temperature in helium gas is V0, in helium gas is V0, then find the velocity of sound at room temperature in the mixture of 2 mole hydrogen gas and 4 mole helium। जब 4 mole, जब 2 mole hydrogen gas and 1 mole helium gas, देखो चेंज क्या हो रहा है, गामा चेंज हो जाएगा, एम चेंज हो जाएगा। पहले केस में क्या था, गामा 1 था, किसके लिए, हीलियम गैस के लिए। हीलियम गैस के लिए गामा क्या था आपके पास 5/3 और मोलर मास था, हीलियम का मोलर मास कितना था 4 था। अब आपने मिक्स कर दिया तो मिक्सचर में गामा 2 क्या हो गया, मिक्सचर का हो जाएगा 2 मोल हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का Cp क्या है, डाई एटॉमिक है 7r/2, 1 मोल हीलियम मोनो एटॉमिक है 5r/2, Cv 2 मोल हाइड्रोजन डाई एटॉमिक है 5r/2 प्लस 1 इंटू 3r/2 मोनो एटॉमिक। आपके पास क्या रिजल्ट आ गया यहां से 7 14r ओवर 13r, तो 14/13 आ जाएगा, सॉरी 19r नॉट 14, 19r ओके बाय 13r। क्लियर? ये आपके पास गामा 2 आ गया। मिक्सचर का M2 क्या आ गया, हाइड्रोजन गैस का कितना मोलर मास होता है 2 होता है, तो 2 मोल के लिए 2, हीलियम का 4 होता है बाय 2 प्लस 1, तो कितना आ गया 4 प्लस 4 8/3। अब आप इन सारी वैल्यू को पुट कर देना, V2 बाई V1 क्या हो गया रूट गामा 2 बाई गामा 1 इंटू M1 बाय गामा 2 कितना था 19/13
और गामा 1 कितना था 5/3 इंटू m1 आपके पास कितना था 4 और बाय 8/3, ये आपके पास कितना हो जाएगा 19/13 इंटू 3/5 इंटू 4/8 इंटू 3 का, तो ये आ गया आपके पास 3√19/130, राइट। तो V2 आपके पास कितना हो गया 3V0√19/130 आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। एक बार कैलकुलेशन और चेक कर लेना, ओके। तो ये आपके पास वेलोसिटी ऑफ साउंड आ जाएगी। मेरी बात क्लियर। अब देखिए साउंड की वेलोसिटी से आपसे वो इंटेंसिटी पूछ लेता है। इंटेंसिटी का रिलेशन वही होगा जो हमने पहले पढ़ा था, वहां पर जो आपने पढ़कर आए थे ट्रांसवर्स वेव में, वही लॉन्गिट्यूडनल वेव में पढ़ेंगे। इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी I इक्वल टू, वहां क्या पढ़ा था 1/2 रो A² ओमेगा स्क्वायर इंटू V, वही यहां पर लेंगे, राइट। यहां से आप कह सकते हैं I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A², और I क्या था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। पॉइंट सोर्स के लिए डिस्टेंस पर डिपेंडेंसी थी, तो A क्या था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो आप लिख सकते हैं A इक्वल टू A0/R। तो इसका मतलब किसी भी पॉइंट सोर्स के लिए जब आप इक्वेशन लिखते हैं तो आप क्या लिखेंगे S इक्वल टू S0/R साइन ओमेगा t माइनस kx। मैंने एम्पलीट्यूड S ले लिया है, ओके। ये किसके लिए आया है, पॉइंट सोर्स के लिए आया है। अगर सिलेंड्रिकल सोर्स होता तो वहां I क्या थी आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R थी, तो एम्पलीट्यूड √R होगा। तो उसके लिए इक्वेशन क्या होगी S0/√R, √x ले लीजिए क्योंकि x में जा रही है, √x साइन ओमेगा t माइनस kx। वैसे R डायरेक्शन होगी तो R ही ले लीजिए क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में वो जा सकती है, ओके। उसके बाद ये किसके लिए आया है, लाइन सोर्स के लिए आया। एक होता है लार्ज डिस्टेंस पर, वहां प्लेन वेव बन जाती है, तो प्लेन वेव के लिए क्या होगा, इंटेंसिटी कांस्टेंट होगी, जिससे एम्पलीट्यूड भी क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो इक्वेशन S0 साइन ओमेगा t माइनस KR आ जाए, ओके। तो यहां पर एम्पलीट्यूड क्या होता है कांस्टेंट। इसका मतलब जो हम इस तरह की इक्वेशन लेते हैं वो किसके लिए लेते हैं, वो सारी की सारी इक्वेशन हम लेते हैं किसके लिए, अपने प्लेन वेव के लिए। मेरी बात क्लियर। इसके बाद देखिए एक प्रेशर वेव पढ़ते हैं हम। प्रेशर वेव क्या होता है, प्रेशर के अंदर रिलेशन को चेक करते हैं, ओके। तो कैसे होगा देखिए, प्रेशर के साथ कैसा रिलेशन होगा, वेव के प्रेशर की बात करेंगे हम, प्रेशर में वेरिएशन कैसे होता है। तो देखिए आपको पता है चेंज इन प्रेशर क्या होगा, आपने पहले सभी ने पढ़ा है, किसी भी मीडियम के लिए आपने पढ़ा है बल्क मॉडुलस के साथ प्रेशर में चेंज हमने क्या पढ़ा है, -B del V बाय वॉल्यूम स्ट्रेन, जिसे आप लिखते हैं -B del Y बाय del X या del S बाय del X। और S इक्वल टू आपके पास क्या था S0 साइन KX माइनस ओमेगा t। मेरी बात क्लियर। तो इस केस में आपके पास इसका रिजल्ट क्या आ गया, प्रेशर में चेंज कितना आ गया आपके पास -B S0 K cos KX माइनस ओमेगा t आ जाए। तो प्रेशर में जो चेंज होगा वो क्या होगा, ये मैक्सिमम प्रेशर इंटू कॉस KX माइनस ओमेगा t होगा, राइट। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट के साथ इसका वेरिएशन जस्ट अपोजिट होगा। डिस्प्लेसमेंट साइन है तो यहाँ क्या होगा कॉस होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो प्रेशर वहाँ मिनिमम होगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम प्रेशर मिनिमम, डिस्प्लेसमेंट मिनिमम तो प्रेशर मैक्सिमम हो जाएगा। मेरी बात क्लियर। तो इसमें आप मैक्सिमम चेंज जो होता है वो कितना होगा, इसमें मैक्सिमम चेंज होगा वो B S0 K हो जाए। क्लियर।
बी बल्क मॉडुलस है, एस नॉट उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, के क्या है आपके पास, प्रोपेगेशन कांस्टेंट है। मेरी बात क्लियर? ये हमारे वेव से रिलेटेड कुछ बातें थी। कल की क्लास में आज हम इतना ही करेंगे। कल की क्लास में हम इंटरफेरेंस और स्टैंडिंग वेव स्टार्ट करेंगे। दोनों वेव का साथ साथ हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल और स्टेशनरी वेव का। मटेरियल के अंदर दोनों चैप्टर अलग अलग जगह दिए हैं, लेकिन हम दोनों को एक साथ पढ़ लेंगे। ओके, तो कल हम बात करेंगे इंटरफेरेंस और जो भी इसके इंटरफेरेंस होगा, स्टेशनरी वेव होगी, रिफ्लेक्शन की बारे में भी बात करेंगे। ओके, थैंक यू।